पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद आज उस अपराध को पूरे 10 दिन हो चुके हैं। पूरे देश में और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार और सिस्टम पीड़िता को न्याय दिलाने में असफल हैं। बलात्कारी और हत्यारे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। कोलकाता मर्डर केस के बारे में मैंने यूट्यूब चैनल मोटू टॉक्स पर इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जाकर देखें और उसके बाद इस वीडियो को शुरू करें। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग ही जानते हैं और आम लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। निर्भया कांड के बाद यह दूसरी बार ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश भर के लोग एक साथ आ गए हैं और सभी अपने स्तर से जन आंदोलन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस सिस्टम के खिलाफ, जो एक पीड़िता को न्याय दिलाने में असफल हो चुका है, जो सिस्टम पर सवाल करता है कि आज भी महिलाएं सेफ नहीं हैं, ना तो वो घर में सेफ हैं और ना ही वो अपने वर्क प्लेस पर सेफ हैं। कोलकाता में हुए इस केस के बाद पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि घटनाओं में, सिस्टम में, सरकार में और भारत के लोगों में बहुत सी चीजें गलत हैं। उन चीजों पर सवाल करना बनता है। सबसे पहला सवाल है कॉलेज और अस्पताल पर। आरजीकर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जहां ये जघन्य अपराध हुआ, ये वहां पर पहली बार नहीं हुआ, जबकि इस तरह के अपराध इस अस्पताल में पहले भी हो चुके हैं। 2021 से 2024 तक यहाँ ऐसे कई अपराध हुए जिसमें कई लोगों ने आत्महत्या भी की और उनकी हत्याएं भी हुई, लेकिन इस सिस्टम ने, वहाँ की लोकल पुलिस ने उस मामले को लोगों के सामने नहीं आने दिया और अधिकतर उन मामलों को सुसाइड केस कहकर उन मामलों को दबाया गया, जिससे कि उस मामले पर आगे खोजबीन न की जाए और उन पर कोई भी सवाल ना उठा सके। ऐसा करने में वहाँ की लोकल पुलिस और नेताओं और बड़े अधिकारियों का हाथ है। छात्र, हाउस स्टाफ, नर्सिंग अधिकारी और कई लोग पहले भी इस अस्पताल में आत्महत्या कर चुके हैं और माना जाता है कि इस कॉलेज में सेक्स स्कैंडल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग स्कैंडल जैसे कई अन्य स्कैंडल चला करते थे, जिसमें कि यहाँ के उच्च अधिकारी भी शामिल है। और खबरों के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर की रेप करके हत्या की गई है, वो इस बारे में जान गई थी और उन्होंने इसके बारे में प्रोटेस्ट भी किया था और वो चाहती थी कि इसकी जानकारी और लोगों को भी हो, ताकि ऐसा जो इलीगल काम उस कॉलेज में हो रहा था वो बंद हो जाए। लेकिन वहाँ के सिस्टम ने, वहाँ के अधिकारियों ने उन डॉक्टर की आवाज़ को दबाने की कोशिश की और उन्हें काफ़ी दिनों से वो मेंटली टॉर्चर भी कर रहे थे और यही वजह थी कि उनकी हत्या से पहले उन्हें लगातार 36 घंटे की ड्यूटी दी गई, जिस वजह से वो काफ़ी मेंटली प्रेशर में थी। उन्हें रेस्ट नहीं मिल पाया था और वो रेस्ट करने के लिए ही सेमिनार हॉल में कुछ पल के लिए गई थी। लेकिन जब वहाँ के अधिकारियों को ये पता चला कि ये लड़की रुकने वाले नहीं है और इसी वजह से उन्होंने ये घिनौना काम करके उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए ही दबा दिया। और ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। पश्चिम बंगाल में ऐसे अपराध के ठिकाने ऐसे ही संचालित होते हैं, जिसकी खबर वहाँ के सरकार को भी होती है और वहाँ के उच्च अधिकारी को भी होती है, जो उनका पूरी तरह से इसमें साथ देते हैं और इस बारे में आम लोगों को पता भी नहीं चलता है, या कोई दूसरे को अगर इसके बारे में पता चलता है तो उसकी वो जान ही ले लेते हैं। ये सच में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। अब दूसरा सवाल है प्रिंसिपल पर। जब ये मामला हुआ तो उस समय के प्रिंसिपल, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य हैं, वे 2020 से सेवा कर रहे थे। उनका 2021 से 2024 तक 3 बार अलग अलग कॉलेज में ट्रांसफर किया गया, लेकिन फिर भी एक दिन या एक महीने बाद ही वे अपने कॉन्टैक्ट्स का प्रयोग करके उसी कॉलेज में वापस आ जाते थे, क्योंकि उन्हें दूसरे कॉलेजों में ये इलीगल एक्टिविटीज करने का स्थान नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रिंसिपल कितना बड़ा अपराधी है इस मामलों को आगे बढ़ाने में। यहाँ तैयार की हुई व्यवस्था और सुरक्षित जगह आरजीकर कॉलेज में उपलब्ध थी और उनके कुछ सिलेक्टेड कॉलेजों में, इसीलिए वो अन्य कॉलेजों में जाने से कतराते थे, जहाँ सभी बुरे काम आसानी से किए जा सके और उन पर कोई कार्यवाही भी ना हो। ऐसे कॉलेजों को वो चूज करते थे, इसीलिए वो किसी भी अन्य कॉलेज में नहीं जाते थे और अगर उन्हें अन्य कॉलेज में भेजा भी जाता था तो वो कहते थे कि मुझे उसी कॉलेज में वापस लेकर आओ। और यह
हर बार होता हुआ नजर आया है और यह माना जाता है कि जो लड़की का बलात्कार करके हत्या की गई है वह सब कुछ जानती थी और वो सब कुछ सबके सामने उजागर भी करने वाली थी। लेकिन उस अस्पताल के जो भूतपूर्व अधीक्षक थे जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने यह बताया कि उन्होंने अपने जीवन में प्रिंसिपल जैसा माफिया, भ्रष्टाचारी अपराधी आज तक कभी नहीं देखा। यह प्रिंसिपल छात्रों से कमीशन भी लेते थे और बदले में उन्हें सीटें रिजर्व भी करके देते थे। वो कई टेंडर पास करने के लिए रिश्वत भी लेते थे। लेकिन फिर भी सरकार की ये हिम्मत देख सकते हैं कि इतना होने के बावजूद भी सरकार इतने लंबे समय से उनका साथ देती आ रही है और उन्हें ऐसा करने में प्रोत्साहन भी देती आ रही है, ऐसा कहा जा सकता है। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें प्रिंसिपल के पद से जब हटाया गया तो उसके कुछ घंटों बाद ही उन्हें दूसरे कॉलेज में भी जगह दे दी गई। यह सिर्फ और सिर्फ सरकार की सहमति से हुआ है और सरकार के सहयोग से हुआ है, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो उन पर सख्त कार्रवाई होती और आज वो यूं खुलेआम अपनी नौकरी नहीं कर रहे होते। क्योंकि अगर हम अपराधी को शय देते हैं तो हम अन्याय को और बढ़ावा देते हैं। अगर आज उन्होंने आरजीकर कॉलेज में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है जिस वजह से एक ट्रेनिंग डॉक्टर की हत्या कर दी गई और आज वो हम सभी के बीच नहीं है, तो ऐसा वो अन्य कॉलेज में भी कर सकते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो सीधा कहा जा सकता है कि यह सब कुछ सरकार की मर्जी से हो रहा है और सरकार भी ऐसा ही करना चाहती है। और इस वजह से आज तक उन्हें अभी तक कटघरे में नहीं खड़ा किया गया और ना ही उनसे कोई सवाल जवाब किया गया है। इस बात को जितना हो सके सरकार पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रही है, चाहे इसमें लोकल पुलिस हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे सरकार हो। मौजूदा सरकार ममता बनर्जी की है, वो खुद भी एक महिला है। उनकी तस्वीरें सामने आई हैं कि वो खुद कैंडल मार्च कर रही हैं। अरे आप सरकार में हैं, अब जैसा चाहे ऐसा नियम अपने सरकार में बना सकती हैं, तो आप खुद क्यों मजबूरों की तरह यू कैंडल मार्च कर रही हैं? आप चाहें तो इस अपराधी को तुरंत ही जेल में बंद करवा सकती हैं और उन्हें फांसी की सजा मिले ऐसी आप अपील कर सकती हैं। लेकिन आप खुद भी इस सिस्टम की ही साथी हैं, इसलिए आप अपनी आवाज़ नहीं उठा रही हैं और आप इस मामले पर अपनी चुप्पी साधे बैठी हुई हैं। और इस वजह से आज इतने दिनों के बाद भी इस मामले पर किसी भी तरह की कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। अब तीसरा सवाल आता है छात्र के बारे में। कॉलेज प्रिंसिपल और अधिकारियों के साथ साथ छात्र भी सवालों के घेरे में हैं। वहाँ के छात्रों ने टीएमसी पार्टियों की यूनियन बना रखी है। टीएमसी पार्टी जो एक सत्ताधारी पार्टी है, उसकी राजनीति का असर बहुत ही गहरा है। जब यह मामला हुआ तब भी टीएमसी यूनियन के स्थानीय छात्रों ने इस घटना को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। जो छात्र ईमानदारी से इस घटना का विरोध कर रहे थे और टीएमसी यूनियन के छात्र एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, भले ही वे एक मेडिकल कॉलेज के छात्र हों, उनके सीनियर के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बावजूद भी वो चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। वो छात्रों को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा नहीं होता। उन्हें उच्च अधिकारियों से ऐसी चीजों को दबाने का आदेश मिला था, इस वजह से वो ऐसा कर रहे थे। इन बलात्कार मामलों में 4 से 5 लोगों के नाम सामने आए हैं और साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि यह सिर्फ एक ही व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि यह जो अपराध हुआ है ये कई लोगों का काम है। यह पहले से ही सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि डॉक्टर को पहले से ही इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था कि वो अपनी आवाज़ को आगे ना उठाएं। इस वजह से उन्हें लगातार इतने लंबे समय की ड्यूटी दी गई और जब उन्हें पता चला कि वो रेस्ट पर गई हैं, तो वो रेस्ट पर किस जगह गई हैं, तो इस बात की जानकारी भी अपराधियों को दी गई होगी। और कमाल की बात तो यह रही कि अपराध होने के बाद अपराध के जो सबूत थे उन्हें भी खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश की गई। कॉलेज में रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया, जहां अपराध का घटना स्थल था, जिससे कि कोई भी सबूत पुलिस को ना मिल सके या किसी अन्य को ना मिल सके, जिससे कि इस अपराध पर कार्रवाई की जा सके। यानी पूरी तरह से अपराध में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो कॉलेज के छात्र हों, उच्च अधिकारी हो, पुलिस हो या सिस्टम हो, उन सभी ने अपने स्तर से पूरी कोशिश की है इस मामले को दबाने की और उन सभी सबूतों को खत्म करने की, जिससे कि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। अब सवाल यह बनता है कि ट्रेनी डॉक्टर की जो इतनी दरिंदगी से अपराध करके हत्या की गई, उनके माँ बाप को 3 घंटे इंतजार क्यों करना पड़ा? इन 3 घंटों में वहाँ की लोकल पुलिस ने, वहाँ के लोगों ने ऐसा क्या किया
जो 3 घंटे तक ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को बैठाए रखा और उनकी डेड बॉडी उन्हें नहीं देखने दी गई। ये 3 घंटे के लंबे इंतजार में उन्होंने ऐसा क्या किया, यह भी सवाल उठता है। 3 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप वहाँ के सबूतों को मिटा सकते हैं, आप कैमरे को हटा सकते हैं, कैमरे को बंद कर सकते हैं और वहाँ इस तरह का रिनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं जिससे कि यह पता ही ना लगे कि यहाँ पर कुछ अपराध किया भी गया है और ऐसा ही कुछ किया गया था। इस वजह से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा उनके माता पिता को अपनी बेटे की डेड बॉडी को देखने के लिए। और घटना के बाद सरकार के द्वारा इतनी बड़ी तादाद में गुंडों को भेजा गया वहां पर जो छात्र और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें मारने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए। और जो गुंडे थे, ऐसी वीडियो क्लिप सामने आई हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि चलो सेमिनार रूम की तरफ चलते हैं, चलो सेमिनार रूम की तरफ। उन भीड़ को, उन गुंडों को शह किसने दी हॉस्पिटल तक आने के लिए और हॉस्पिटल पर हमला करने के लिए? उन्हें यह कैसे पता चला कि सेमिनार रूम में ही ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी होगी और सेमिनार रूम को ही तोड़ना है? ये जानकारी उन्हें किसने दी? ये घटना भी जो गुंडों के द्वारा तोड़फोड़ की, मारपीट की गई है, ये भी साफ तौर पर यही साबित करती है कि यह जो मामला है इसे दबाने की पूरी तरह से जो कोशिश की जा रही है उसमें सरकार का, सिस्टम का, कॉलेज के सभी उच्च अधिकारियों का और कुछ छात्रों का और वहाँ पर कार्यरत जो स्टाफ है वो पूरी तरह से 100% इसमें शामिल है, जो कि इस मामले को अपने स्तर से कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर भी रहे हैं इस मामले को दबाने की और इस मामले को रफा दफा करने की, ताकि लोग इस मामले की तह तक ना पहुंचे। क्योंकि अगर सरकार, लोग या कोई भी वकील इस मामले की तह तक पहुंचते हैं तो कई लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, कई लोगों के सामने शर्मसार हो जाएंगे। इस वजह से चारों तरफ से इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है और इस वजह से पहले ही दिन से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की जो कोशिश की जा रही है उनकी बातें भी धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। जब ये केस सीबीआई को दिया गया तो लोग शांत थे और ये कहा जा रहा था कि शायद इस मामले की तह तक सीबीआई जाएगी, लेकिन सीबीआई ने भी इस मामले में कोई अच्छी खासी जांच नहीं की गई है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इसमें सुनवाई की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने इस मामले को लेकर कई बड़े सवाल किए गए हैं। उनका ये कहना है कि जो अपराध था यह सुबह को हुआ था और इसकी जानकारी लगभग 9 बजे के करीब अस्पताल के लोगों को मिल चुकी थी। तो जो एफआईआर हुई है वो रात 9 बजे के करीब हुई है। आईआर होने में इतना लंबा समय क्यों लगा जब सुबह ये अपराध हो चुका था और इसकी जानकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को, कॉलेज के प्रिंसिपल को, इन सब लोगों को पता चल चुकी थी? तो एफआईआर तुरंत क्यों नहीं की गई? क्यों एफआईआर करवाने में इतना लंबा समय लगा? यह सवाल चीफ जस्टिस बेंच के द्वारा किया गया है। अब सवाल आता है सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में 1000 लोगों पर लगभग 7.3 डॉक्टर हैं, यानी 100 मरीजों पर सिर्फ 1 से 2 रेजिडेंट डॉक्टर ही आते हैं, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है और मरीजों की देखभाल से समझौता किया जाता है। इन्हें लगातार 36 से 48 घंटे की ड्यूटी दी जाती है और पोस्ट ड्यूटी में इन्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती। दूसरे ही दिन डॉक्टरों को सुबह जल्दी उठकर काम पर वापस आना होता है और वो भी सुबह सुबह ही। महिला डॉक्टर रात के 3 बजे कमरे से अस्पताल में जाती है जिनकी डेथ हुई है और उन्हें वहाँ पर कोई भी सुरक्षा या किसी भी तरह का संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। अस्पताल में जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर कोई भी कैमरा नहीं है। अगर वहाँ कैमरा होता भी है तो वो काम नहीं करता है। कोई भी साफ सफाई नहीं है। महिला डॉक्टर के लिए अलग से कोई भी कमरा या सोने की जगह नहीं है। उनके लिए अलग से प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, प्रॉपर उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। जो बेड पहले से ही उनके सोने के लिए दिए गए होते हैं उन पर लंबे समय से चादरें नहीं बिछाई गई होती हैं। जो वहाँ पर शौचालय हैं वो बहुत गंदे होते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर 3 साल तक दिन रात वहीं रहते हैं, कोई भी उनके स्वास्थ्य की परवाह नहीं करता है। तो आप ये देख सकते हैं जो डॉक्टर्स, जो मेडिकल स्टाफ दूसरों के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस तरह से उनके स्वास्थ्य को अनदेखा किया जा सकता है। और ऊपर से तो जो मरीज लोग होते हैं उनकी डांट फटकार भी, उनकी हिंसा का सामना भी इन डॉक्टर्स को करना पड़ता है। लेकिन ये डॉक्टर्स आदर्श रूप से अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और अगर कोई भी देश इतना टैक्स लेता है कि आपको हर छोटी से छोटी चीज पर टैक्स देना पड़ता है,
तो उस देश की जो सरकार है उन्हें अपने लोगों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए। चाहे आप अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें, अमेरिका और कनाडा भी इस तरह से टैक्स लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भारत की तरह यूँ सरकारी अस्पताल या स्कूल की जो हालत है उस तरह बदतर नहीं है। हमें इस मामले के बाद सरकार से यह भी डिमांड करनी चाहिए कि जो सरकार हमसे इतना बड़ा टैक्स लेती है, इसके एवज में ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपने देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी जॉब करते हों, कहीं भी वो रहते हैं, उन्हें प्रॉपर सभी मेडिकल फैसिलिटीज़ और अच्छी एजुकेशन फ्री में और विद क्वालिटी मिलनी चाहिए। तभी देश हमारा आगे बढ़ सकता है। अगर इसी तरह यूं ही मुद्दों को दबाया गया और यूं ही जो आम जनता है वो कुछ दिन कैंडल मार्च करती है, कुछ दिन वीडियो जारी करती है, कुछ दिन वो अपनी आवाज़ उठाती है और कुछ दिन के बाद यूं ही वो चुपचाप बैठ जाती है, तो इस तरह से कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। इस वीडियो के एंड में मैं सभी से यही करना चाहती हूँ कि हम सभी अपने बच्चों को शुरू से ही सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं, सभी लड़कियों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाएं, अपने लड़कों को यह बताएं कि जो बाहर की लड़कियां हैं उनका सम्मान किस तरह से करें। उन्हें घर से ही लड़कियों के सम्मान करने की ट्रेनिंग दी जाए, चाहे वो अपनी माँ का सम्मान हो, अपनी पत्नी का हो, अपनी बहनों का हो। अगर हम बायोलॉजिकली मेल पैदा हुए हैं तो हमारा कोई भी ये हक नहीं बनता, हमारे पास कोई भी इस तरह का पेटेंट नहीं है कि हम लड़कियों के साथ ज्यादती करें, उन पर तरह तरह की टोंट करें या उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी अन्याय अत्याचार करें। हर माँ बाप को बचपन से ही अपने लड़कों को यह सिखाना चाहिए कि वो लड़कियों के साथ समान व्यवहार करें, उन्हें भी इज्जत दें, उनका भी मान सम्मान करें और सभी लड़कियों की मान सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी अगर हर लड़का ले लेगा तो इस तरह के अपराध कभी भी नहीं होंगे। और हम सरकार से यह सवाल करें कि जो हम टैक्स सरकार को देते हैं, उस टैक्स के बदले जो इतना करोड़ों रुपए सरकार के पास जाता है, हमें मुफ्त में शिक्षा और मुफ्त में अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं दी जानी चाहिए। चाहे लोग जॉब करते हों या आम जनता हो, सभी लोगों को समान स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में और विद क्वालिटी दी जानी चाहिए, तभी हम और देशों के बराबर आ सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी माँ बाप से, सभी लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पार्लर, डांस, सिलाई कढ़ाई, इन सभी की शिक्षा से ज़्यादा सभी लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाएं और उन्हें सुरक्षा दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं और उन्हें स्वावलंबी बनाएं। क्योंकि आजकल की लड़कियां सिलाई कढ़ाई, मेकअप या डांसिंग, इन सभी एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। अगर हम अपनी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे तो इस तरह के कोई भी अगर अन्याय अपराध होगा तो उसका जवाब लड़कियां दे सकती हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरा यह है कि सरकार के द्वारा इन अपराधियों के लिए सख्त कानून बनाए जाएं, कानून में परिवर्तन किया जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करने के बारे में सोचे तो वो कभी भी इस तरह का कदम ना उठा सके। इसीलिए कड़े से कड़े कानून बनाकर उनका इम्प्लीमेंट धरातल स्तर पर होना चाहिए और ऐसे अपराधियों को तुरंत ही चाहे उन्हें फांसी दी जाए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का घिनौना अपराध करने के बारे में कभी भी ना सोचे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटो टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।